वेलकम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 का है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे महिलाओं की स्थिति में सुधार। इससे पहले हम लोग देखे 1857 की क्रांति तथा ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा को हम लोग रिलेट करते हैं आज महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की स्थिति में हम लोग देखेंगे शिक्षा, उनका सामाजिक दौरा कैसा था या सामाजिक परिवेश उनका कैसा था। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो फर्स्ट हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो देखेंगे कि प्राचीन काल में, यानी कि अभी आधुनिक काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखेंगे प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो प्राचीन काल में क्या था, महिलाओं को शिक्षा की आजादी नहीं थी। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति, इसमें क्या था, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी। उन लोगों को शिक्षा के लिए बहुत मजबूर किया गया था, बाहर समाज में आने नहीं दिया जाता था। लोगों को क्या लगता था, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पुरुष प्रधान देश था, हमारा समाज क्या था, पुरुष प्रधान देश था। पुरुष प्रधान देश था। ये कब का बात हो रहा है, 1947 के बाद का भारत और कुछ पहले का भारत, यानी कि 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग जाते हैं 2000-3000 साल पहले, प्राचीन भारत में हम लोग चले जाते हैं। प्राचीन भारत, तो हमारा इतिहास जो है वो उल्टा इतिहास हम लोग बोल सकते हैं। कैसे, पहले शहरी सभ्यता थी, हम लोग पढ़े हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, शहरी सभ्यता थी। यहाँ सभी के घरों में नल लगी हुई थी। यहाँ पे क्या था, महिला सत्तात्मक था, महिला प्रधान देश था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार था। लेकिन आधुनिक भारत आते आते, यानी कि जैसे जैसे हम लोग इतिहास में आगे बढ़ते गए, क्या होता गया, महिलाओं की स्थिति दयनीय होते गई। हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो कमजोर होता चला गया। हम लोग धीरे धीरे बद से बदतर की ओर बढ़ने लगे। अब हम लोग देखेंगे कैसे बद से बदतर की ओर बढ़ने लगे। तो पहले क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, या फिर मोहनजोदड़ो सभ्यता में क्या होता था, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं प्राचीन सभ्यता, प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में क्या था, लोगों के पास 1 साल का अनाज हुआ करता था। 1 साल खाने के लिए अनाज होता था, स्टॉक में रहता था 1 साल खाने के लिए अनाज। लेकिन मध्य भारत में या फिर आधुनिक भारत आते आते क्या हो गया, लोगों को दो दिन के अनाज के लिए भी सोचना पड़ गया। 2 दिन के अनाज के लिए भी, अगर आज हम खाना खा लिए तो फिर हम लोग को सोचना है कि कल के लिए चावल है कि नहीं। ऐसे स्थिति में, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको उल्टा इतिहास बोल सकते हैं। वैसे ही महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं का स्थिति भी वही था। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, महिलाओं को खुली आजादी थी। अब हम लोग प्राचीन भारत को धर्म से रिलेट करके देखते हैं, रिलीजियस से रिलेट करके देखते हैं। तो आज जो हम लोग रूढ़िवादी सभ्यता जानते हैं या रूढ़िवादी जो सोच है, जैसे डैन प्रथा हो गया, सती प्रथा था, तो 19वीं सेंचुरी में जो सती प्रथा था वो क्या था, रूढ़िवादी सभ्यता का एक हिस्सा था, रूढ़िवादी चीज था। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं डैन प्रथा। डैन प्रथा ये क्या है, रूढ़िवादी प्रथा। ये हमारा नहीं था, प्राचीन भारत में नहीं था। इसको किसने दिया, लोगों ने, इतिहासकारों ने। धीरे धीरे इस चीज को रिलेट करके उन्होंने देखना शुरू किया, तो क्या हो गया, ये सब रूढ़िवादी परंपरा परखने लगा। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति हड़प्पा सभ्यता में क्या था, इन्हें खुली आजादी थी, कहीं भी जाने का, कहीं भी बाजार करने का, व्यापार करने का, शिक्षा ग्रहण करने का इन्हें पूर्ण आजादी थी। लेकिन आधुनिक भारत और जो मध्यकालीन भारत यानी कि बीच का भारत था, उसमें क्या हुआ, रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी परंपरा आने लगा। हम लोग क्या देखे थे पिछले अध्याय में देखे थे, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के लिए कदम उठाया गया, सती प्रथा के खिलाफ। सती प्रथा क्या होता था, महिलाओं को अगर उनके हस्बैंड मर गए, उनके पति मर गए, तो साथ में चिता में जला दिया जाता था। अगर कोई स्वेच्छा से नहीं काम कर रही है, वो सती होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसको क्या किया जाता था, जबरदस्ती लोग चिता में बांध देते थे, जिसमें वो लकड़ी का गट्ठर में बांध देते थे, जिसमें जलने के बाद वो महिला भागे नहीं। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे सुधार होने लगा। कब सुधार होने लगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत, हम लोग आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत को हम लोग किससे रिलेट करके देखेंगे, प्राचीन और मध्यकालीन से। तो प्राचीन और मध्यकालीन में क्या था, प्राचीन मतलब आधुनिक से पहले क्या था वो हम लोग देख रहे हैं। तो उससे पहले क्या था, हमारा जो लेबल था,
हम लोग 3 लेवल में बांट के देख सकते हैं इसको, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें क्या था, लेवल 1 में सब कुछ ठीक था, जैसे अभी लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शिक्षित लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पहले से था। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वही चीज डेवलप हो सकता है, वही चीज का विकास हो सकता है, खोज हो सकता है जो पहले हो चुका है। क्यों? वो काल्पनिक चीजों का आविष्कार होता है। काल्पनिक चीज का मतलब है जैसे हम लोग रामायण, महाभारत और बहुत सारे धर्म में देखे हैं, बहुत सारे रिलीजियस के धार्मिक किताबों में देखे हैं कि पुष्पक विमान होता था, पुष्पक विमान होता था। तो इसी से रिलेट करके क्या हुआ, हवाई जहाज, एरोप्लेन का खोज हुआ। लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक कोई चीज, शहरी सभ्यता थी हमारी सभ्यता, प्राचीन काल में क्या थी, शहरी सभ्यता थी। सभी के यहाँ नलकूप में पानी आता था, नल से पानी आता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये सभ्यता खत्म हो गई। प्राचीन भारत की सभ्यता थी, और आधुनिक भारत और बीच का भारत यानी कि मिडिल इंडिया, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे ये सब विलुप्त होता गया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत 19वीं सदी में हमारा क्या था, सती प्रथा था। तो क्या हो रहा था, धार्मिक बदलाव हो रहे थे, धीरे धीरे भारत में धार्मिक बदलाव हो रहा था। तो धार्मिक बदलाव हम लोग पहले देखे, आर्थिक बदलाव। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्थिक बदलाव भारत में कैसे हुआ। तो आर्थिक बदलाव को हम लोग रिलेट करते हैं 1957 से 1957 की क्रांति से। 1957 की क्रांति में क्या हुआ था, नील विद्रोह। इससे पहले हुआ था हमारा नील विद्रोह, उसके बाद बहुत सारे क्रांति हुई। उसके बाद जो मुख्य आजादी के लिए जो मुख्य क्रांति हुई 1957 की क्रांति हुई, कंधार तक जिसका आधिपत्य हो गया अंग्रेजों का। तो हम लोग देखिए इसमें क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के लिए लोगों ने लड़ा, तो 1957 की क्रांति हुई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत यानी कि 1947 के बाद का, जस्ट बाद का भारत, 19वीं सदी। तो 19वीं सदी में क्या हो रहा था, धीरे धीरे धार्मिक बदलाव हो रहे थे। तो धार्मिक बदलाव के साथ क्या जरूरी था, सामाजिक बदलाव जरूरी था। समाज में जो रूढ़िवादी चीजें पनप रही थी उसको खत्म करना जरूरी था। तो उसी को लेके था एक सती प्रथा। तो सती प्रथा 19वीं सदी की प्रथा थी। इसको सुधार के लिए धार्मिक सुधार के साथ सामाजिक सुधार का आंदोलन किया गया। तो इसमें क्या होता था, कुछ महिलाएं स्वेच्छा से जल जाती थी, वो हम दिखाए, और कुछ क्या था, कुछ को जबरदस्ती समाज के द्वारा उसको व्यवस्था में धकेला जाता था। तो हम लोग देखे थे कि एक अंग्रेज था कॉर्नवालिस, जो कि सती प्रथा का शुरुआत किया अंत करने का। तो इसी में से भारत के बहुत बड़े समाज सेवक थे राजा राम मोहन राय। ये जुड़ गए, इन्होंने इसे बहुत 1957 की क्रांति जैसे क्रांति हुई। क्रांति में क्या हुआ, लोगों को जागरूक किया गया, समाज को जागरूक किया गया कि अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। ओके, तो उसी में आया हमारा सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, महिलाओं को धीरे धीरे क्या हुआ, समझाने का कोशिश वे करने लगे। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को जागरूक करना काम था 1957 की क्रांति से, वैसे ही सती प्रथा के लिए महिलाओं को जागरूक करना काम था। यह जिम्मा किसने लिया, राजा राम मोहन राय ने लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये समाज में बदलाव आने लगा, लोग इसके खिलाफ होने लगे। कुछ महिलाएं इसमें आगे आई जो इसके खिलाफ थी, महिलाओं को समझाती थी। कुछ दिनों तक क्या होता था कि बहुत सारा कुप्रथा था। तो इसमें क्या होता था कि महिलाएं खुद को जला लेती थी। वे धीरे धीरे जैसे जो टीन स्टेज में होता है, एज स्टेज होता है, जैसे टीनेजर, मिडिल एज, उसके बाद का एज यानी कि 60 साल के बाद का एज, उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता था। समाज में जो 60 साल के ऊपर के लोग थे, महिलाएं थी, उनको समझाना बहुत दिक्कत होता था। वे क्या करते थे, स्वेच्छा से इसे कबूल करते थे। सती प्रथा का अंत को वे लोग समाज के लिए घातक मानते थे कि समाज के लिए सही नहीं है, सती प्रथा सही है। तो कुछ था 10% लोग थे जिन्हें ये मंजूर था, लेकिन जो 90% लोग थे वे इसके खिलाफ थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सामाजिक बदलाव आने लगा और इस बात को लोग मानने लगे। उसी प्रकार आया विलियम
विलियम बेंटिक ने क्या किया, इसको खत्म करने के लिए पूरा समर्थन किया। अंग्रेज था विलियम बेंटिक। इन्होंने क्या किया, सती प्रथा को खत्म करने के लिए सपोर्ट किया लोगों को, भारतीय लोगों को भारत में सती प्रथा को अंत करने के लिए सपोर्ट किया। तो विलियम बेंटिक ने एक कानून बना दिए, 1829 में एक कानून बनाया। कानून के अंतर्गत क्या आता है, विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया 1829 में कानून। इसके लिए क्या हुआ कि जिनके यहाँ पे या जिस समाज में महिलाओं को जलाया जाएगा उन लोगों को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उन लोगों को कानून से होकर गुजरना पड़ेगा, उन लोगों को दंडित किया जाएगा। 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून बना दिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सती प्रथा का अंत हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। तो सती प्रथा का अंत हुआ तो ये जरूरी था समाज के लिए। होता क्या था, विधवाओं को शादी के लिए समाज अपमानित करता था। जो महिलाएं खुद से शादी कर ली उन लोगों को अपमानित किया जाता था। तो इसे भी विधवा पुनर्विवाह को भी कानूनी रूप से मान्यता देने की जरूरत थी। कानूनी रूप से अगर किसी भी चीज को मान्यता मिलता है तो क्या होता है, सामाजिक रूप से भी मान्यता प्राप्त करता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह में क्या था कि बाल विवाह होता था। जैसे बाल विवाह हो गया, हम लोग दोनों एक साथ रिलेट करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता था, जैसे कोई किसी का 12 साल में या फिर 14 साल में शादी हो गया, ओके, 20 साल आते आते उनका हस्बैंड मर गया, तो वे क्या होती थी, आजीवन विधवा रहती थी। तो समाज में इन लोगों को प्रेरित करना जरूरी था कि उन लोगों का शादी किया जाए, उन लोगों को शादी के लिए कोई कदम उठाया जाए। तो विधवा पुनर्विवाह राजा राममोहन के द्वारा ही लाया गया था। इसमें क्या था, राजा राममोहन के द्वारा समझाया गया बहुत सारे शिक्षित महिलाओं को जो कि आश्रम में या फिर स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाती थी, उन लोगों को ये जानकारी दिया गया कि पूरा जिंदगी यानी कि पूरा लाइफ। हम लोग एक चीज और देखते हैं, जैसे किसी का शादी हो गया, 13 साल के एज में शादी हो गया, ओके, 13 के एज में किसी का विवाह हो गया, किसी महिला का शादी हो जाता है 13 साल के एज में, तो जैसे उससे सलाह लिया जाता है, सलाह ले लिया जाता है कि तुम पूरा जीवन विधवा रहने के लिए मंजूर। ये उस सलाह को मान ही नहीं सकते, 13 साल और 14 साल के एज में कोई समझ ही नहीं सकता है। ओके, तो इसके ऊपर क्या होता था, जबरदस्ती इस चीज को थोपा जाता था। 12 साल से 14 साल में महिलाओं की शादी कर दी जाती थी, जो कि नाबालिग है, मेंटली भी नाबालिग है। तो इस स्थिति में क्या होता है, वे डिसीजन लेने के लिए खुद से समझदार नहीं थी, शिक्षित नहीं थी। ओके, तो विधवा विवाह को भी जागृत करना जरूरी था समाज में, कानूनी रूप से भी इसे समाज में लाना जरूरी था। तो इसका समर्थन राजा राममोहन राय ने अपने विचार। तो जैसे हम लोग देखते हैं चाणक्य, तो चाणक्य किस पे काम करते थे, इनका अपना नीति था। नीति का मतलब इनका खुद का संविधान था। वैसे ही राजा राममोहन राय का था, इनका भी खुद का अपना संविधान था, विचार था। तो ये धीरे धीरे क्या करने लगे, समाज में इस चीज को, अपने बातों को फैलाने लगे। और जो महिलाएं थी जो कि इस चीज में आगे बढ़ना चाहती थी, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा का अंत करना चाहती थी, उन लोगों का ग्रुप बनाया जाने लगा। हर स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे ग्रुप बनाकर क्या करने लगा, लोगों को जागरूक करने का काम करने लगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान, जैसे सरकार के द्वारा लाया गया है। क्यों लाया गया, सर्व शिक्षा अभियान का जरूरत क्यों पड़ा? सर्व शिक्षा अभियान को इसीलिए लाया गया है कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वे लोग भी साक्षर हो जाएं, उन्हें भी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिले। उन लोगों का भी ये मूलभूत अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षा के लिए अधिकार दिया गया वो फंडामेंटल राइट में आता है, यानी कि हमारा मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इसका जरूरत क्यों पड़ा सर्व शिक्षा अभियान को? सर्व शिक्षा अभियान का जरूरत इसीलिए पड़ा कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो समाज में अच्छे तरीके से नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ा जाए। जो गरीब परिवार से आता है, जो कि स्कूल कॉलेजेस का फी नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को मुफ्त में शिक्षा का अधिकार दिया जाए। भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि रोटी
रोटी के लिए कोई नहीं मरे, शिक्षा के लिए किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं पड़े, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, यानी कि ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं आदमी के। एक नागरिक का ये मूलभूत अधिकार है। तो उसी में मूलभूत अधिकार में आता है बाल विवाह। बाल विवाह इसीलिए 12 और 14 साल के लोगों को, 12 और 14 साल के बच्चों को या बालिकाओं को, ये इतना शिक्षित नहीं हो पाते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं कि मंजूर कर पाए, इस चीज को मंजूर कर पाए। कोई गार्जियन जाता है अपनी बेटी से पूछता है हम तुम्हारा शादी करना चाहते हैं, तो 12 और 14 साल का बच्चा ये नहीं बता पाएगा। अगर वो बता भी रहा है तो नाबालिग है, अपने तरीके से वो इस चीज को नासमझ है, उसमें इसे समर्थन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह में एक कानून बनाया गया ब्रिटिश सरकार के लिए 1 अप्रैल 1930 को। बाल विवाह के लिए 1 अप्रैल 1930 को कानून बनाया गया, जिसे बहुत कड़े रूप में भारत में अप्लाई किया गया लोगों के ऊपर। जैसे सती प्रथा का एक कानून बनाया गया विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। इसी तरह अंग्रेजों के द्वारा बाल विवाह के लिए कानून बनाया गया 1 अप्रैल 1930 को। ओके, और इसे कड़ाई से लागू किया गया। इसमें एज डिफाइन किया गया 16 साल, स्टार्टिंग में इसे 16 साल रखा गया था महिलाओं का एज, और 18 साल पुरुष का एज। शादी का उम्र मतलब होना चाहिए महिलाओं का 16 साल, लड़कियों का 16 साल और पुरुष का 18 साल। इसे अनिवार्य रूप से समाज में लागू किया गया, जिसे बाद में बढ़ा करके 18 और 21 साल कर दिया गया। 18 और 21 साल विवाह के लिए। ओके, तो इसे कड़ाई से 1 अप्रैल 1930 को कानून बनाया गया। विवाह के लिए 16 से 12 निर्धारित किया गया। तो देखते हैं, जैसे कोई भी कानून बनता है, कानून तो बन गया लेकिन समाज इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। समाज मानने के लिए क्यों तैयार नहीं था? तो क्या था, हम लोग देखे थे आर्थिक बदलाव। आर्थिक बदलाव में हम लोग देखे थे कि किसान जो थे कर्ज में दब चुके थे। तो ऐसा थोड़ा है कि 1947 के बाद लोगों ने, सरकार ने पैसा बांट दिया। पैसा तो बांटने का काम नहीं किया, लोगों को क्या हुआ, उनका जमीन मिल गया, उनका हक मिल गया। ओके, लेकिन उनके पास खेती करने के लिए भी अपना पैसा नहीं बचा। सब कुछ का जड़ होता है गरीबी। कोई भी 16 साल 18 साल में अपनी बेटी का विवाह क्यों करता है, इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे कोई समाज में रहता है, हम और आप समाज में रह रहे हैं, समाज में एक समाज में अगर 75 आदमी रहता है, 75 लोगों का घर है और उसमें से 50 आदमी वही काम कर रहा है, तो 25 आदमी भी वही काम करेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि इस चीज को, यानी कि सामाजिक बदलाव का जरूरत था। लोगों का मानसिकता खुद बदल जाता है अगर समाज बदलेगा। जैसे कोई आदमी अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है, तो उसका सोच हार्वर्ड के जैसा होगा। उसे कैंपस मिला है, सोचने के लिए कैंपस मिला है, उसे समाज मिला है सोचने के लिए। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि सामाजिक बदलाव का जरूरत था। लोग खुद ब खुद बदल जाएंगे अगर समाज बदलता है, हमारा देश बदल। महात्मा गांधी का कहना था कि पहले खुद को बदलो तब देश बदलना। खुद को बदलो का क्या मतलब हुआ, अगर हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो हम लोगों को सामाजिक बदलाव का जरूरत था। सामाजिक बदलाव होने के बाद ही बाल विवाह को रोका जा सकता था, विधवा पुनर्विवाह को रोका जा सकता था, सती प्रथा का अंत हो सकता था। तो जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, समाज में बदलाव नहीं आएंगे, समाज शिक्षित नहीं होगा, समाज में गरीबी नहीं हटेगी, तब तक इन सब चीजों को खत्म करना मुश्किल होगा। अभी भी है, इन सब चीजें अभी भी है। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, ये सब अभी भी है। यानी कि 22वीं सदी में भी ये है। क्यों है, कहाँ है? जहां पे गरीबी है, जहां पे शिक्षा नहीं है, वहां पे ये सब चीजें अभी भी है। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं में कितना बदलाव आया, महिलाएं कितना आगे आए थे। बहुत सारे जो समाज सुधारक काम कर रहे थे, उनमें से प्रमुख थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह को जागृत करने के लिए, विधवा पुनर्विवाह को जागृत करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने बेटे की शादी कर दी एक विधवा के साथ। इसमें क्या हो, समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि जैसे अगर हम टीचिंग कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे घर में सभी लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम शिक्षक हैं। अगर हम समाज में शिक्षा दे रहे हैं तो पहले जरूरी है कि हम पहले खुद शिक्षित हों, घर में लोगों को समझाएं, सिखाएं,
अपने गांव समाज के लोगों को शिक्षित करे। तो वैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक उदाहरण पेश किया, अपने बेटे की शादी एक विधवा के साथ कर दी। तो क्या हुआ, ये मैसेज गया समाज में कि जो जागरूक करने का काम कर रहा है, जो लोगों को बताने का काम कर रहा है, वह खुद अपने बेटे का शादी एक विधवा के साथ कर दिया। जैसे कोई नेता जाके भाषण देता है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई भी लीडर है वो जाके भाषण दे रहा है, स्टेज पे जाके पूरा फेंक रहा है कि सभी को आर्मी में जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, लेकिन उसका खुद का बेटा नहीं है। आज तक कोई भी नेता का बेटा आर्मी में नहीं गया। क्यों नहीं गया? वे नहीं कर सकते हैं। 4 बजे सुबह में उठ के वे रनिंग नहीं कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को डिक्लेयर करने के लिए, डिक्लेरिफाई करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या की, अपने बेटे की शादी विधवा के साथ कर दी। तो वो खुद समाज को जागरूक करने का काम करते थे, विधवा पुनर्विवाह को जागृत करने का काम कर रहे थे। तो ये समाज में मैसेज जाना जरूरी था कि जो हमें ये चीज सिखा रहा है वो खुद ये चीज करता है कि नहीं। अब हमें कोई आके सलाह देता है कि तुम्हें आर्मी में जाना चाहिए, तुम्हें आर्मी बनना चाहिए, वो पहले खुद तो देखिए उसका बेटा क्या कर रहा है। उसका बेटा आर्मी में गया? कोई नेता का बेटा आज तक आर्मी में नहीं गया है। क्यों? वे कर ही नहीं सकता, इस जॉब को कर ही नहीं सकता, डेडिकेशन नहीं उसमें। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे और बहुत सारे थे, सावित्रीबाई फुले, रमा पंडित। तो ये सब क्या थी? पढ़ी लिखी महिलाएं थी। तो जितने भी समाज सुधारक थे, सामाजिक लोग थे जो समाज सुधार का काम कर रहे थे, उन्हें क्या महसूस हुआ कि महिलाओं में तभी बदलाव आएगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं पढ़ेगी तभी बढ़ेगी। ओके, ये चीज फील हुआ किसको? समाज सुधारकों को। जितने भी समाज सुधारक थे भारत में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, और जितनी भी महिलाएं थी जैसे सावित्रीबाई फुले, रमा पंडित थी, तो ये सब कैसे पढ़ाई की थी? रमा पंडित के बारे में बोला जाता है कि घर में ही रह के इन्होंने पढ़ाई किया था, और स्कॉलर महिला थी, यानी कि विद्वान महिला थी। घर की 4 दीवारी से कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर भी विद्वान महिला बनी। क्यों? इनके अंदर डेडिकेशन आया, क्यूरियोसिटी आया, जानने का, समझने का, आगे बढ़ने का इच्छा जगा। क्यों? समाज में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। जैसे हम लोग कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, आर्मी का कोई भी मूवी देख लिए, मन करता है हम आर्मी में चले जाएं। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो उससे क्या होता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि हमें भी ये काम करनी चाहिए। तो वैसे ही समाज सुधारकों के द्वारा समाज को मोटिवेट करने का काम किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारी महिलाएं जुड़ने लगी। जैसे आर्य समाज की थी ज्योतिबा, आर्य समाज की, ये बहुत बड़ी समाज सुधारक थी ज्योतिबा बाई फुले। ये कहाँ की थी? पंजाब। वैसे ही बहुत सारे जगह से लोग धीरे धीरे आगे आने लगे, समाज में इन लोगों का दायरा बढ़ने लगा। तो ज्योतिबा बाई फुले क्या थी? महाराष्ट्र में इन्होंने महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला, मुफ्त शिक्षा के लिए, मुफ्त शिक्षा दिया जाने लगा। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं आगे आई कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, पुरुषों के मुकाबले हम लोगों को बराबर का हक मिलना चाहिए। तो उसके लिए शिक्षा का जरूरत था। तो किसी के पास पैसे नहीं थे, उन लोगों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, बाहर निकलने के लिए पैसे नहीं थे। तो आर्य समाज की महिला थी ज्योतिबा बाई फुले, उन्होंने महाराष्ट्र में एक स्कूल खोला जिसमें मुफ्त शिक्षा दिया जाने लगा। उसी तरह बालिका विद्यालय की स्थापना की गई जेबी बटन के द्वारा महिला विद्यालय का स्थापना किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं, जेबी बटन ने कलकत्ता में एक विद्यालय की स्थापना की 1849 ईस्वी में महिलाओं की शिक्षा के लिए। आर्य समाज की महिला थी ज्योतिबाई फुले, उन्होंने महाराष्ट्र में एक महिला स्कूल की स्थापना की। उसी तरह क्या हुआ, धीरे धीरे समाज में स्कूल बढ़ने लगे। उसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या किया, बंगाल में लगभग 35 विद्यालय के लिए वे काम किया। टोटल बंगाल में उन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में 35 विद्यालयों से जुड़े रहे। उन्होंने सहयोग करने का काम किया, स्कूलों में लोगों को जोड़ने का काम किया गया।
ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ, महिला की शिक्षा के लिए उत्थान में पुरुष का योगदान होने लगा, जो कि महत्वपूर्ण मिलता। फिर क्या हुआ, 20वीं शताब्दी तक आते आते महिलाएं अपने अधिकार के लिए खुद सामने आने लगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं ताराबाई शिंदे का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ताराबाई शिंदे, ताराबाई शिंदे खुद घर में रह के पढ़ाई करती थी और वो एक लेखिका थी। तो जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होने लगा, कुछ लोग थे लेखन सेवा से जुड़ गए। उन्होंने क्या किया, समाज को अपने लिखे हुए किताबों से, लिखे हुए आर्टिकल से जागरूक करने का काम किया। उसी में थी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने महिलाओं को लिख लिख के समाज में पुस्तक के द्वारा प्रकाशित करके लोगों को सामाजिक भेदभाव का आलोचना का व्याख्या करने लगी। उसी तरह थी संस्कृत की महान विदुषी पंडित रमाबाई, जो कि हिंदू महिला थी। वे क्या थी, धीरे धीरे विस्तृत वर्णन करने लगी समाज में, समाज सुधार के लिए धीरे धीरे लोगों को आगे करने का काम करने लगी। उसी तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे महिलाओं का मांग का समर्थन बहुत सारे राष्ट्रीय नेता लोग करने लगे। जो नेशनल लीडर लोग थे, नेशनल लीडर, वे लोग भी महिलाओं के अधिकार के लिए समाज में आगे आए, लोगों को हेल्प करना शुरू किया। उसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, महिला स्वतंत्रता का। अब हम लोग देखते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस वे भी महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत वो अग्रसर थे। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जापान में क्या किया था, महिलाओं की भी एक सैनिक की टुकड़ी बनाई थी। जापान में भी महिलाओं की सैनिक की टुकड़ी बनाई थी भारतीय आजादी के लिए। तो ये तो आगे आए हुए थे, ऑलरेडी पहले से ये काम कर रहे थे। उसी में थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने आजादी के बाद 1956 में क्या किया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया। 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या हुआ कि पिता के संपत्ति में, यानी कि माता पिता के संपत्ति में जितना हक एक बेटे का है, उतना ही हक एक बेटी का भी है। 1956 में कानून बनाया गया, जिसके तहत अपने पैट्रेट संपत्ति में जितना हक महिलाओं को दिया, पुरुषों को दिया गया, उतना ही हक महिलाओं को दिया गया। यानी कि एक बेटा का जितना हक है, उतना एक बेटी का हक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बहुविवाह, दहेज प्रथा आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब 20वीं सदी आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। 20वीं सदी आते आते महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हो गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुभाष चंद्र बोस और कुछ महिलाएं, जो कि ताराबाई शिंदे थी, लेखिका थी, सावित्रीबाई फुले थी, संस्कृत की विद्वान थी रमा पंडित। इन्होंने भी समाज को जागरूक करने का कोशिश किया। उसके बाद आए हमारे राष्ट्रीय नेता लोग, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1956 में कानून भी बनाया गया, जिसमें बेटे बेटी को समान अधिकार, समान शिक्षा का इन्होंने वकालत की। और 1956 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत जितना हक बेटी को अपने पिता की संपत्ति में है, बेटे को है, उतना ही हक एक बेटी को है। तो आज के क्लास में हम लोग देखे इतना ही। नेक्स्ट क्लास अब हम लोग देखेंगे, आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।